मनुवाद जो है उसका नया संस्करण ईवीएम के माध्यम से सत्ता को कब्जा करेंगे और कर रहे हैं। अभी भी अगर तमाम दलित और पिछड़े अपने अलग अलग पार्टी भी बना लें और बैलेट से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दी। जाति जनगणना और ईवीएम को लेकर एक दिन का अगर भारत बंद कॉल किया जाएगा सामाजिक संगठनों से, तो ये राजनीतिक दलों को मजबूर होकर इन विषयों पर अपनी बात को स्पष्ट और खुलासा करना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को और उनको कहा है कि वीवीपीएटी की पर्ची को आप गिनिए। तो वीवीपीएटी की पर्ची गिनना तो मिनिमम है, वो भी हो जाएगा तो भी ईवीएम पर कुछ अंकुश लग जाए कि किस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक के हक और हुकूक को आप खत्म कर रहे हैं। तो ये संवेदना प्रकट किया है ये इंडिया गठबंधन। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए जो 2 गठबंधन हैं उनके बीच जो है मुकाबले की बात कही जा रही है। तो मेरे साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सूरज मंडल सर हैं। सबसे पहला मेरा सवाल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के, इंडिया वर्सेस एनडीए का जो गठबंधन है इसमें आप कैसे देखते हैं, कौन किसको मुकाबला देता हुआ नजर आएगा? इंडिया जो है गठबंधन एक तरह से वो अपनी जीत मान सकता है। नाम में ही वो बात आ गई है जो दिखाती है कि भारत के हर एक तबके, हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो तैयार है। और ये हमारे दबाव से ही संभव हुआ है। जो सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं और जो तमाम सामाजिक संगठनें हैं जो बार बार ये प्रश्न उठाते हैं इस सरकार से कि किस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक के हक और हुकूक को आप ख़त्म कर रहे हैं, तो ये संवेदना प्रकट किया है ये इंडिया गठबंधन ने। तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जो पार्टी कह रही थी कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, शेर हैं, उन्होंने भी 38 दलों को अपने साथ इकट्ठा किया है। तो ये दलों को इकट्ठा करने में हमारे समाज के भी नेता उसमें हैं, शामिल हैं। अब उनसे मेरा प्रश्न है कि आप तो व्यक्तिगत रूप से आपका एक वर्चस्व बढ़ेगा, क्या समाज के हित को आप रक्षा कर पाएंगे उस गठबंधन में? चूंकि आज जो प्रश्न उठ रहा था, हम लोग साथ थे बहस में, वो साधारण दल नहीं है। उसको चलाने वाला दल आरएसएस है, चलाने वाली संगठन आरएसएस, और आरएसएस को कोई दूसरा चला ले और वो ब्राह्मणवाद से अलग हटके, मनुवाद से अलग हटके सोच ले, ये संभव है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में, और आज डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद ने बहुत अहम सवाल उठाया कि ये चुनाव बताएगा कि गणतंत्र रहेगा या हम कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्रवाद के शिकार हो जाएंगे। ये बड़ा प्रश्न है लोगों के सामने। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और मेरी उम्मीद है कि जब तक चुनाव आएगा लोग समझेंगे। बहुजन समाज की बात कही जा रही है, जिस तरह से अभी डिस्कशन भी हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी खुद इतना प्रतिनिधित्व दे रही है, इतने सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति जो है वो बहुजन समाज के लोगों को बनाया जा रहा है, फिर भी क्या विकास नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए आप, अभी कुछ दिन पहले मैं सतपाल मलिक साहब से मिला था और उन्होंने एक बहुत ही अहम बात बताई कि उन्होंने अपॉइंटमेंट एज गवर्नर लिया था राष्ट्रपति महोदया से। अच्छा। और वो उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल किया गया लास्ट मोमेंट में, और ऐसा उनको पता चला कि पीएमओ से उस मुलाकात का अनुमोदन नहीं मिला था। दूसरा आप अहम सवाल देखिए, अभी हाल में जगन्नाथ मंदिर का एक दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति महोदया गई और गर्भगृह से बाहर से ही उनका दर्शन कराया गया, और इसको पूरे दावे के साथ उस मंदिर के पुजारी ने कहा कि वो राष्ट्रपति हो तो क्या, हम जब जिसको चाहेंगे उसको एंट्री देंगे। तो ये सवाल, आप किसको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, वो बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, वो किन प्रश्नों से घिरे हुए हैं। राजभर साहब जो गए हैं अभी, या जो और दूसरे लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो भले ही वो काशीराम जी के एक चीज़ को, एक उनके सबक को मान लिया कि सामाजिक रूप से प्रतिनिधित्व देना है, लेकिन काशीराम जी सिर्फ वो प्रतिनिधित्व शक्ल और सूरत के तौर पर नहीं कहते थे। वो कहते थे कि उनका हक हर एक फैसले में, उनका प्रतिनिधित्व और उनकी हिस्सेदारी हर एक जगह होनी चाहिए, उसको ये मान नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी मुखौटे के तौर पर ही हमारे समाज के ही नेताओं को आगे रखकर हमारे वोट अगर ले लेगी तो इससे दुखद बात और एक तरह से एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। मोदी जी कह रहे हैं ये जो इंडिया नाम से गठबंधन बना है ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है।
अब मैं क्या बताऊं, आप लोग दुनिया जानती है कि देश का सबसे अधिक पैसा लूट के अगर गया है बाहर, बैंकों को लूटा गया है, तो इसी सरकार में लूटा गया है। उनको किनका बर्दाश्त और किन लोगों का संरक्षण प्राप्त था, ये हम लोग जानते हैं। दूसरी बात, जो राफेल पर प्रश्न उठा था, कितनी बड़ी रकम थी उसमें। तीसरी बात, अडानी के हाथ पे देश के सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान सौंप दिए गए हैं, तो उसका मुनाफा और वो कहाँ गया, वो तो देश ही बिक गया। तो जो खुद देश बेच रहा हो और तमाम ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने दल में शामिल करा के, अभी अजीत पवार का उदाहरण आप देख चुके होंगे। कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि बहुत बड़े भ्रष्ट और अचानक आते हैं तो वॉशिंग पाउडर की तरह उनको वो स्वच्छ कर दिया। तो ये लोग समझ रहे हैं और ये इस तरह से गाल बजाना वो करते हो, जो गोदी मीडिया उनको एक तरह से आगे उस बात को लाती है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है। लेकिन आप जैसे चैनल रहेंगे तो लोग कल सर हमने देखा कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का शक्ति प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ, वो भी गठबंधन में शामिल नहीं है इसमें इंडिया में, और बीएसपी जो एक बड़ी पार्टी कही जाती है बहुजनों की, वो भी नहीं है। तो बहुजन समाज की जो राजनीति है उसको किस तरह से देख रहे हैं सर आप? मैं मानता हूं कि कल जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, इससे दो चीज़ें बहुत ही स्पष्ट हो रही हैं। पहला कि जो दलित समाज है और बहुजन समाज है, उसका एक बड़ा तबका चंद्रशेखर जी को अपना नेता मानने के लिए तैयार है। और दूसरा प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर कांग्रेस और जो दल इंडिया बना है, वो इस बात को समझते हुए चंद्रशेखर जी को और जयंत चौधरी को भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, तो चुनाव में वो बहुत अधिक कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ये तय। मैं शुभकामना देता हूं, चंद्रशेखर जी से व्यक्तिगत तौर से भी जुड़ा हुआ हूं, और मैं समझता हूं कि उनमें जो भी दूरी बना रखी है। देखिए, बीएसपी पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मेरे कई साथी और मेरे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। हम देखते हैं कि देखिए आप, हम तो शामिल होना चाहिए बीएसपी को इस गठबंधन में, बिल्कुल शामिल होना चाहिए, लेकिन क्या शामिल होंगी? क्योंकि देखिए, राजनीति में आप पर कई तरह के दबाव हो सकते हैं, लेकिन असल राजनीतिक वो है जो उन दबावों के बावजूद अपने लोगों की बात को आगे बढ़ा के और उसका नेतृत्व करता रहे। आज मैं चाहता हूं कि वो, और अगर वो और चंद्रशेखर जी साथ रहेंगे तो आप समझिए कि देश का जो बड़ा तबका है, करीब 22.5% जो वोट है, वो सीधे सीधे जिधर जाएगा वही जीतेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को, और उनको कहा है कि वीवीपीएटी की पर्ची को आप गिनिए। तो वीवीपीएटी की पर्ची गिनना तो मिनिमम है, वो भी हो जाएगा तो भी ईवीएम पर कुछ अंकुश लग जाएगा। अगर वो भी नहीं होगा तो चाहे कितना इंडिया वगैरह बना ले, मैं उस विचार से सहमत हूँ कि ये ईवीएम के माध्यम से सत्ता को कब्जा करेंगे और कर रहे हैं। अभी भी अगर तमाम दलित और पिछड़े अपने अलग अलग पार्टी भी बना लें और बैलेट से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिखेगी। लेकिन ये मोर्चा ईवीएम का मुद्दा कहाँ उठा रहा है महत्वपूर्ण तरीके से? अभी जो मीटिंग हो रही है कई बातों को ये नहीं उठा रहे हैं। संस्थानों में जो SC ST OBC के प्रति मेरा यही सवाल था अगला तो हम तो इस बात को कह ही रहे हैं। अभी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट्स एसोसिएशन की मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग थी हैदराबाद में, और वहाँ हम लोगों ने कहा, हम चुनौती दी वहाँ DMK पार्टी के सांसद और ये जो R कृष्णैया हैं जो YSR कांग्रेस के सांसद, ये 2-3 सांसद थे मौजूद, कई मंत्री थे KCR की पार्टी के। वहाँ हम लोगों ने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं उठाएंगे, हम निश्चित तौर से अलग वोट करेंगे। हमें आपसे जो उम्मीद है उस उम्मीद पर आपको खरा उतरना चाहिए और हमारे समाज के हितों की रक्षा करना चाहिए। इतना जो है वो मिनिमम गारंटी हम अपने लोगों के लिए चाहते हैं। हमने देखा है सर कि आपने कई बार ईवीएम को लेकर के मुद्दा उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं, लेकिन एक ये बड़े लेवल पर जिस तरह से अभी ये मोर्चा बना है, अगर ये सब लोग ईवीएम को एक बड़ा मुद्दा बनाएं तो फिर मुझे लगता है बात बनेगी। आप समझिए इस बात को उस तरह से कि मनुवाद जो है उसका नया संस्करण ईवीएम है। मनुवाद के खिलाफ कई लोग हैं, कई बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, न बोलते हैं। राजनीति में भी वही लोग हैं।
वो ईवीएम के करतूत को जानते हैं, लेकिन उनमें बोलने का या तो कुव्वत नहीं है या हैसियत नहीं है। मैं दो चीज़ें आज आपके माध्यम से तमाम दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ। जाति जनगणना और ईवीएम को लेकर एक दिन का अगर भारत बंद कॉल किया जाएगा सामाजिक संगठनों से, तो ये राजनीतिक दलों को मजबूर होकर इन विषयों पर अपनी बात को स्पष्ट और खुलासा करना पड़ेगा, और इस तरह से देश को के प्रजातंत्र को बचाने का और संविधान बचाने का एक बड़ा सुअवसर लोगों के हाथ में रहेगा। अगर ऐसा संभव होगा तो मैं आपके माध्यम से फिर लोगों के पास आऊँगा। मैं समझता हूँ सितंबर या अक्टूबर में ऐसा मुहिम हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि देश के जितने सामाजिक संगठन सब इकट्ठे होकर ये कॉल दें ईवीएम और कास्ट सेंसस पर। ये लास्ट सवाल सर कि अगर सत्ता परिवर्तन होती है तो ये जो मुद्दे हैं क्या इन पर काम होगा क्या? हमारी दबाव बने रहेगी, आप हमारे साथ रहेंगे जी। हम तो अपना आप भी मुहिम में शामिल हैं जी। कितने कष्ट और दिक्कतों के साथ आप भी आते हैं और अभी भी पसीना पसीना हो रहा है और हम भी साथ हैं। हम लोग मिलजुल के निश्चित तौर से दबाव करवाएंगे। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो हमारी बात को मानने के लिए इन्हें बाध्य होना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू।